बच्चों हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का दूसरी इकाई का अध्याय 4 कानूनों की समझ। इस अध्याय को हम कुल 3 भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले भाग के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं या कानून किसे कहते हैं, इनको हम पहले भाग में पढ़ेंगे। दूसरे भाग के तहत हम जानेंगे कि कानूनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। और तीसरे भाग में इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले भाग से। कानून जो हैं, क्या कानून सब पर लागू होते हैं। बच्चों इसके लिए ये बात बार बार आ रही है, कानून कानून कानून। तो कानून से आपका तात्पर्य क्या होता है? बिल्कुल कुछ नियम, जो कुछ कायदे होते हैं जिनको ही हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। उन नियमों को लागू करती है जिसके आधार पर पूरे देश का शासन चलता है। तो ये कानून बनाने का काम संसद का होता है, ये पढ़ा था। हमारे समाज के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसी न किसी कानून के रूप से किए जाते हैं। जैसे हम जितने भी अधिकारी होते हैं वो कानूनों के तहत कार्य करते हैं। जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो भी कुछ नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। और वो सभी किस में वर्णित है? संविधान में। किस में वर्णित है? सभी संविधान में। ये बात हम पढ़ चुके हैं। और आज हम ये समझेंगे कि क्या ये जो कानून है ये सभी पर लागू होते हैं, इनके लिए सभी लोग समान होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक उदाहरण को। ये एक स्थिति है जिसको आपको पढ़ना है। तो चलो देखते हैं ये स्थिति क्या है भाई। इस स्थिति को सबसे पहले हमें पढ़ना है और फिर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। सरकारी अधिकारी है, उसका पुत्र है, जिसको कितने साल की सजा सुनाई है? 10 साल की। फिर इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। क्या कर देता है वो अधिकारी? और उसके पास में जो शक्तियां होती हैं उन शक्तियों के आधार पर वो अपने बेटे को अदालत से बच्चे को भगा देता है। तो बच्चों ये जो स्थिति है, इस स्थिति को पढ़ने के बाद में क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण है बच्चों। ऐसे उदाहरण हम बहुत सारे हमारे समाज में देखते रहते हैं। तो इस आधार पर आपको क्या बात दिखाई दे रही है कि जो ये बात कही गई है कि जो सरकारी अधिकारी है वो आर्थिक रूप से भी यानी कि पैसे वाला है और राजनीतिक रूप से भी यानी उसके राजनीतिक शक्तियां भी उसके पास में हैं, क्योंकि भाई वो अधिकारी है तो शासन की शक्तियां उसके पास है। तो इन दोनों से वो ताकतवर है। तो क्या उसके बेटे को ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये पूरी तरीके से ये जो उदाहरण है ये कानूनों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। अगर अधिकारी का बेटा हो, उसने भी अगर कोई कानून का उल्लंघन किया है, कोई अपराध किया है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, यानी वो सज़ा का भागीदार होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस आधार पे क्या था कि हम कह सकते हैं कानून सब पर लागू होते हैं। हाँ होते हैं, सब पर लागू होते हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो अधिकारी का बेटा हो या वो गरीब का बेटा हो, सभी कानून की नज़र में समान होते हैं। बच्चों ये बात जो थी ना, कानून के माध्यम से सभी जनता समान होगी, ये बात हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो हमारे राष्ट्रवादी थे उन्होंने आज़ादी से पहले ही डिसाइड कर ली थी। हमने पहले पढ़ा था कि जो औपनिवेशिक काल था उसके दौरान राष्ट्रवादियों ने ये बात निश्चित कर ली थी कि जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा उसमें सभी लोग समान होंगे और जो भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राष्ट्रवादियों ने आज़ादी से पूर्व ही सहमति बना ली थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। किसमें? कानून पर आधारित शासन। किस पर आधारित? कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो बच्चों, कानून की नज़र में सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरी बात क्या आई है यहाँ पर? कानून पर आधारित
शासन, ये बात आई है यहाँ पर। तो इससे क्या है बच्चों, इससे क्या तात्पर्य है कि कानून का शासन क्या है भाई। जब बात कही स्वतंत्रता, राष्ट्रवादियों ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने कि हमारा जो स्वतंत्र भारत होगा वो कैसा होगा, कानून पर आधारित शासन होगा वहाँ पर। तो कानून का शासन क्या है, कानून के शासन को हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों, कानून के शासन के अंतर्गत हमारे संविधान में 2 प्रमुख बातें वर्णित की गई हैं। कितनी प्रमुख बातें? 2 प्रमुख बातें। पहली है कि विधि या कानून के समक्ष समता, यानी विधि का मतलब भी कानून ही होता है, और कानून के समक्ष समता, समता का मतलब होता है समानता। ठीक है। इसके तहत क्या था कि कानून का शासन वह कहलाएगा जिसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति है जो पुरुष है तो, या कोई महिला है तो, या कोई अमीर है या गरीब है या किसी धर्म से संबंधित है तो उनके साथ में अलग अलग व्यवहार किया जाए। कानून में ऐसा नहीं होगा, सभी लोग समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, या उसका लिंग कुछ भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो पहली बात तो क्या होगी, शासन ऐसा होगा जिसमें जो भी कानून बनेंगे उसमें सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। दूसरी बात आती है कानून के शासन के तहत कि विधियों के समान संरक्षण, यानी कि जो दूसरी बात है विधियों का समान संरक्षण से क्या मतलब है बच्चों, इससे तात्पर्य है कि जो अपराध होगा उसकी जो सजा होगी वो निश्चित होगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध की श्रेणी होगी वो अगर समान है तो उसकी सजा भी क्या होगी, समान होगी, निश्चित होगी। ऐसे नहीं कि जो गरीब व्यक्ति है उसने चोरी की तो उसको सजा अधिक मिले, और जो अमीर व्यक्ति है अगर उसने भी चोरी की तो उसी चोरी की सजा उस अमीर व्यक्ति को कम मिले। ऐसा नहीं होगा, अपराध जैसा होगा उसकी सजा भी वैसे निश्चित की जाएगी। तो ये दोनों चीजें हमारे किसमें है, कानून के शासन के तहत आती हैं। समझ में आ रहा है। पहला तो समानता दी गई है, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, और दूसरी बात जो सजा होगी समान अपराध की वह समान सजा प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। कानून के शासन के तहत दोनों बातें क्या है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। सभी जितने भी कानून हैं सभी लोगों पर समान रूप से लागू होंगे। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहां तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। सबसे ऊपर हमारा संविधान है, और संविधान किस पे चलता है, कानूनों पे चलता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसने अपराध किया है या फिर संविधान के आदर्शों का उल्लंघन किया है तो उसको सजा मिलना निश्चित है। उसको किसी भी तरीके से सजा से क्या माफ नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपने देखे हैं कि हमारे देश के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत धनाढ्य थे, बहुत बड़े बड़े राजनेता थे, लेकिन वो अभी क्या कर रहे हैं, जेल की चक्की काट रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना। कुछ साधु संत थे बहुत बड़े बड़े, उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे, बहुत लोगों के अंदर उनकी क्या थी, पकड़ थी अच्छी, लेकिन वो साधु संत भी अपराधी थे तो उनको भी क्या मिल रहा है, उनको भी सजा मिल रही है, और अभी वो कहाँ पर हैं, जेल में है। या आपने अच्छे से न्यूज़पेपर में, अखबारों में या देखा होगा, सुना होगा। तो ये क्या है, इससे यही समझ में आता है कि हमारा कानून सर्वोपरि है। यहाँ पर व्यक्तियों से भी ऊपर कानून होता है, और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वह कितना भी धनवान हो या कोई भी सरकारी पद पर क्यों ना हो। समझ में आया। दूसरी बात, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। चोरी की एक निश्चित सजा है, या कोई भी और दूसरा भ्रष्टाचार है उसकी भी एक निश्चित सजा है, यानी कि जो जैसा अपराध है उसकी सजा निश्चित है। फिर सजा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, सजा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में जिस व्यक्ति का अपराध साबित हो जाता है, प्रक्रिया के तहत अपराध साबित होता है, और फिर अपराध साबित होने पे उसको सजा मिलती है। समझ में आया। प्रक्रिया क्या है बच्चों, आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, कई बार फिल्मों में भी ऐसा दिखाते हैं कि एक अपराध सिद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है कि न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर सुनवाई होती है जो जज के माध्यम से, और जज फिर पूरी सुनवाई करते हैं। एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है, और जो अपराधी होता है उसका वकील और जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसका
वकील आपस में बहस करते हैं और बहस करने के बाद में अपराध सिद्ध होता है। किनके आधार पर? विभिन्न प्रकार के जो भी अपराधी ने अपराध किया है उसके सबूतों के आधार पर न्यायालय क्या करता है? न्याय करता है, और अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस व्यक्ति को सजा मिलती है। ये एक निश्चित प्रक्रिया है जो इस प्रक्रिया से सभी व्यक्तियों को गुजरना पड़ता है, चाहे वो समाज के किसी भी तरीके के लोग क्यों ना हो। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि आपको कानूनों के जो शासन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि हमारा जो देश है क्या उसमें हमेशा से कानूनों का शासन रहा है? ऐसा आपने कभी सुना है कि पहले भी कानून का शासन था कुछ? बिल्कुल बच्चों, कानून तो थे, लेकिन कानूनों के जो शासन की हमने अभी बात की थी वैसा कुछ कानून पहले नहीं चलता था। अंग्रेजों के आने से पहले किसकी सत्ता थी भारत में? राजाओं की। किसकी सत्ता थी? राजाओं की। और राजाओं के जो कानून होते थे ना वो अपने ऊपर निर्भर होते थे, यानी कि राजा जैसा चाहता था हमेशा वैसा ही कानून बनता था। और स्थानीय कानून होते थे। स्थानीय कानून का मतलब हर स्थान पर अलग अलग कानून होते थे। क्यों? क्योंकि पूरा देश बहुत सारे राजाओं के शासन में बटा हुआ था और अपने अपने जो शासन में रहते थे राजा, तो वो अपने अपने कानूनों को चलाते थे, यानी कि स्थानीय कानून प्रचलित थे। और ये कानून कौन से न्याय पर आधारित था? मत्स्य न्याय पे। मत्स्य न्याय क्या होता है बच्चों कि मत्स्य न्याय में जो छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली क्या कर लेती है? खा लेती है। यानी कि जो बड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, वो छोटे लोगों को या कम ताकतवर लोगों का क्या कर देता था? शोषण कर लेता था। किसमें? जो हमारा इससे पहले राजतंत्र था उनके अंतर्गत, यानी शक्तिशाली लोगों की ही कानून पर पकड़ थी। वो ही लोग क्या करते थे? अपराध करने के बावजूद भी वो सजा नहीं ले पाते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो गरीब होते थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती थी, या जाति के आधार पर जिनको छोटा माना जाता था, उन लोगों का छोटा सा अपराध भी बहुत बड़ी सजा में बदला जाता था। समझ में आया? छोटे से व्यक्ति ने चोरी कर ली तो उसको खूब कोड़े मारे जाते थे, खूब पिटाई की जाती थी और उसको सजा भयंकर दी जाती थी। और कोई अगर बड़ा अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, उसने छोटी मोटी गलतियां कर दी तो कोई देखता भी नहीं था। यानी कि स्थानीय कानून प्रचलित थे और मत्स्य न्याय पर आधारित थे ये कानून, यानी बड़ी मछली जैसे छोटी मछली को खाती है उसी तरीके से समाज के जो ताकतवर लोग थे वो छोटे और निर्दोष लोगों को, बिना ताकत वालों को सताते रहते थे। उसके बाद औपनिवेशिक काल आया। औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों का शासन आया। और अंग्रेजों के शासन में कानून व्यवस्था कैसी थी? कानून व्यवस्था थी मनमाने आधार पर, यानी अंग्रेज जो कानून बनाते थे वो अपने मनमाने आधार पर बनाते थे। और मनमाने आधार पर भी किस पे? अपने स्वार्थ के लिए। यानी अंग्रेजों को क्या चाहिए था? अपना स्वार्थ था उनका। आपने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा था कि जो अंग्रेज हैं वो अपना ही क्या करना चाहते थे? विकास करना चाहते थे, और भारत के लोगों से उनको कोई मतलब नहीं था। इसलिए उनका जो था वो लाभ के लिए, लाभ के आधार पर जितने कानून बनाए जाते थे अंग्रेज अपने लाभ के आधार पर बनाते थे। तो औपनिवेशिक काल के अंदर भी क्या था? कानून का बड़ा ही एक अजीब सा प्रचलन था, यानी कि सामान्य जनता के लिए तो कोई भलाई की बात नहीं। अंग्रेज अपने ही अपने भले के लिए कानून बनाते थे और मनमाने आधार पर बनाते थे। समझ में आ रहा है? यानी बहुत सारे लोग तो यह मानते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ही भारत में कानून की स्थापना की, कानून के शासन की स्थापना की। बहुत सारे इतिहासकार हैं विश्व के जो ये बात कहते हैं कि भारत जैसे देश में कानून के शासन की स्थापना अंग्रेजों ने की। लेकिन बच्चों ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इतिहासकार इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का जो कानून था वो तो मनमानेपन पे था, तो कानून का शासन कहाँ हुआ? भाई कानून के शासन के तहत तो क्या आता है? समानता और न्याय आती है। अंग्रेजों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना तो यहाँ पर समानता थी और न ही यहाँ पर कोई न्याय की स्थापना थी, तो वहाँ पे कानूनों का शासन कैसे स्थापित हुआ? तो अंग्रेजों ने क्या था भाई? मनमानेपन पे जो आधारित थी उसके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा तो कानून का शासन यहाँ पर नहीं माना जाता। दूसरा कारण क्या है भाई इतिहासकारों को ये कहने का कि भारत के अंदर कानून का शासन अंग्रेजों ने स्थापित नहीं किया? क्योंकि इतिहासकारों का ये मानना है कि भारत में जो कानूनों का निर्माण हुआ, यानी कि कानूनों के शासन के जो प्रारंभ हुआ,
वो किसने किया? भारतीय राष्ट्रवादियों ने किया था। यानी भारतीय जो राष्ट्रवादी थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अहम भूमिका निभाई थी। इसको हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों का मनमानापन क्या है। भाई, मनमानेपन से आप क्या समझते हो? इसके हम दो उदाहरण देखते हैं बच्चे। दो उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अंग्रेज किस प्रकार के कानून बनाते थे जिनमें उनका मनमानापन कैसे दृष्टित होता है। यहाँ पर देखो, 1870 का राजद्रोह का एक एक्ट बना था। कब? 1870 में। ये जो राजद्रोह का एक्ट था, इसके तहत बच्चों क्या कहा गया था कि भारतीय जनता अगर अंग्रेजों की सत्ता के विरोध में बोलेगी या उसकी आलोचना करेगी तो बिना कुछ अपराध जाने, बिना कुछ कहे उसको पकड़ा जाएगा और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। समझ में आ रहा? राजद्रोह एक्ट क्या था कि सिर्फ आलोचना करने भर से ही उसको राजद्रोही घोषित कर दिया जाता था और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। ये था राजद्रोह एक्ट। अब आपको इसमें नजर आ रहा है ना मनमानापन? भाई, न तो कोई उसकी सजा देखी जा रही है, न उसका अपराध घोषित हो रहा है, न उसकी कोई प्रक्रिया है अपराध घोषित करने की, सिर्फ उसको बिना कुछ पूछे उठाया और जेल में डाल दिया। यानी ब्रिटिश सरकार के विरोध या आलोचना करने पर बिना मुकदमा चलाए ही राजद्रोह के नाम पर गिरफ्तार किया जाता था। किसमें? 1870 के राजद्रोह एक्ट के तहत। दूसरा इसका उदाहरण बहुत ही फेमस उदाहरण है कि रॉलेट एक्ट। बच्चों, आपने इतिहास वाली पुस्तक में पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट के बारे में। यह एक्ट हमारे अगर हम देखें अंग्रेजी सत्ता का बहुत ही बड़ा एक एक्ट था जिसके तहत हमारे देश ने बहुत सारी हानि सही थी। तो क्या है देखते हैं। ये जो रॉलेट एक्ट है, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा राजद्रोह में था कि यानी व्यक्ति को बिना कुछ पूछे ही और अगर उसने आलोचना की अंग्रेजी शासन की तो उसको पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। समझ में आया? तो ये जब रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? ये हुआ था 10 मार्च 1919 को। कब? 10 मार्च 1919 को। जब ये रॉलेट एक्ट लागू हुआ तो इसका पूरे देश में विरोध हुआ। यहाँ तक कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी इसका बहुत ही बड़ी संख्या पे विरोध किया। लोगों ने आंदोलन किया। पंजाब में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर विरोध हुआ। पंजाब में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ और विरोध होने पे अंग्रेज क्या करते थे? जब आंदोलन होता था तो पकड़ पकड़ के गिरफ्तार कर लेते थे। और इसी विरोध के चक्कर में 10 अप्रैल 1919 को, कब? 10 अप्रैल 1919 को दो जो नेता थे, एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी तारीख को? 10 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद में पंजाब के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया कि भाई हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई। सब लोगों को इकट्ठा करके एक सभा बुलाई। कहाँ पर बुलाई? पंजाब के अमृतसर में एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। क्या नाम था? जलियांवाला बाग। वहां पर क्या किया? लोग इकट्ठा हुए, भारत के लोग, पंजाब के लोग, और उन्होंने एक सभा बुलाई ये कि भाई अंग्रेज जो हैं ये कर रहे हैं गलत हैं, इनका हमें विरोध करना चाहिए। और उस वक्त जो थे अंग्रेजी जो जनरल थे वो थे जनरल डायर। जब उनको ये बात पता चली कि भारत के लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे हैं अंग्रेजों के विरोध में, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के सारे गेट बंद कर दिए और वहां पर अंधाधुंध गोली चला दी, जिससे कई 100 लोग जो थे वो ख़त्म हो गए। बहुत सारे लोग मरे, जिनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। और ये एक बहुत ही बड़ा नरसंहार था जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। तो बच्चों, ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे वो किसी के भले के लिए नहीं थे बल्कि खुद के ही भले के लिए थे। तो ऐसी शासन जो व्यवस्था जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को मार दिया जाता है, क्या वह कानूनों का शासन स्थापित कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये दोनों हम इन कारणों से हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी सत्ता ने हमारे यहाँ पर कानून का शासन स्थापित नहीं किया। दूसरी बात है कि जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने प्रयास किया था।
ज़्यादा कानूनों की स्थापना करने के लिए किसने प्रयास किया? राष्ट्रवादियों ने। राष्ट्रवादियों ने क्या बात कही कि भाई जो अंग्रेज कानून बना रहे हैं वो तो कानून समानता पर आधारित है ही नहीं, तो क्या किया? समानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया और आंदोलन किए। समझ में आया? समानता का उन्होंने क्या किया? संघर्ष प्रारंभ किया। और उनके अनुसार, राष्ट्रवादियों के अनुसार ये माना था कि कानून का मतलब होता है न्याय देना और समानता स्थापित करना। अंग्रेज जो कानून चला रहे हैं वो कानून के अंतर्गत नहीं आते, वो तो क्या है? वो तो मनमानापन है। समझ में आया? तो इस प्रकार से 19वीं सदी में आखिर तक आते आते बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग थे जो कि क्या वकील की या बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए थे और उनको पूरा कानून का क्या हो गया था? ज्ञान हो गया था कि किस प्रकार से विश्व के अंदर कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। तो 19वीं सदी तक भारत में कानूनी पेशा उभरा, यानी कि व्यवसाय उभरा। लोग वकीलों की पढ़ाई करके आए विदेशों से और उन्होंने भारत के अंदर भी बहुत सारे कानूनों के माध्यम से जो अंग्रेजों के द्वारा दुराचार किए जा रहे थे उनका विश्लेषण किया और माना कि अंग्रेजों की सत्ता तो कानून पर आधारित है ही नहीं। और इस आधार पर भारतीय कानून विशेषज्ञों ने कानून की स्थापना के लिए क्या किया? प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। वह न्यायालय में भी जगह बनाई। धीरे धीरे जब उन्होंने आवाज उठाई कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि उनको भी अब क्या था? इस चीज का ज्ञान हो गया था, तो धीरे धीरे न्यायालय ने भी फैसले लेने के लिए थोड़ा थोड़ा सोचना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे हमारे भारत में एक कानून निर्माण की जो थी वो प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी लागू हुई। इस प्रकार औपनिवेशिक काल के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में भारत के लोगों को कई तरह से अपना योगदान दिया, यानी कि कानून का शासन स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? भारतीय लोगों का ही था। समझ में आया? तो अतः संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद दस्तावेज में एक ऐसी आधारशिला बनाई, हमारा संविधान एक ऐसी आधारशिला के रूप में बना जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि हमारे जो प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे और ये कहा गया था कि हमारे देश के प्रतिनिधि ही देश के लिए कानून बनाएंगे और वह कानून किस पे आधारित होगा? न्याय पर आधारित होगा और समानता पर आधारित होगा। और फिर धीरे धीरे हमारे कई कानून बने, जैसे आपने बहुत सारे कानूनों के बारे में पढ़ा भी होगा। यहाँ पर आपको एक कानून दिखाई दे रहा है जो है अभी 11 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। क्या था इस कानून का नाम? हिंदू उत्तराधिकार कानून। इस कानून के तहत क्या पढ़ा आपने न्यूज़पेपर में, अखबार में कभी जिक्र सुना हो तो ये कानून बना था। तो इसमें क्या था कि बच्चों, बालिकाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनको अपने पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। लेकिन अब भारतीयों ने एक नया कानून बनाया है जिसका नाम है हिंदू उत्तराधिकार कानून, जिसके तहत क्या कहा गया है कि अब जो लड़कियां हैं, चाहे उनकी शादी क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी वो अपनी पिता की पैतृक जो संपत्ति है उसकी हकदार होंगी। इसके साथ में बच्चों और भी बहुत सारे कानूनों के बारे में सुना होगा आपने। जैसे हमारा ही बात करें, हमारे शिक्षा का कानून है, यानी जिसमें हमें बच्चों को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऐसे कानूनों को आप कहाँ देख सकते हैं? रोज अखबार पढ़िए, टेलीविज़न देखिए और किताबें पढ़िए, उनमें ऐसे कानूनों का जिक्र होता रहता है। आप जब इनको पढ़ेंगे बच्चों, तभी आपको और अच्छे तरीके से कानून क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कौन से मुद्दों पर कानून बनाए जाते हैं, उनका आपको बहुत अच्छे तरीके से अनुभव होगा और आप इस अध्याय को और भी अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि जो कानून हैं वो कैसे बनते हैं। चलिए, बने रहिए। धन्यवाद।